जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। हम यूपी स्पेशल के क्लास चला रहे हैं और जिसमें हम पिछली क्लास में उत्तर प्रदेश के भूभौगोलिक प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अवस्थिति के बारे में बातचीत किए थे। ठीक है, इससे पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। आगे देखिए, हम आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ, झीलें तथा आर्द्र भूमियों के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करते हैं नदियों के बारे में कि नदियाँ क्या हैं, है ना। नदियाँ कहते किसे हैं? देखिए, नदियाँ क्या होती हैं? प्राकृतिक अपवाह होती हैं, है ना। एक नदी एक दिशा में प्राकृतिक रूप से प्रवाहित होने वाली क्या होती है? धारा होती है। नदी क्या होती है? एक दिशा में, है ना, प्राकृतिक रूप से प्रवाहित होने वाली धारा को हम नदी कहते हैं, है ना। नदियाँ क्या होती हैं? नदियाँ किसी भी कृषि प्रधान देश की जीवन रेखा कहलाती हैं। किसी भी कृषि प्रधान देश की नदियाँ जीवन रेखा कहलाती हैं, है ना। और देखिए, नदियों के विषय में बात करें तो नदियाँ विशेष रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आंशिक महत्व भी रखती हैं। क्या रखते हैं? विशेष रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक महत्व भी रखती हैं। तो नदी हम किसे कहते हैं? कि नदी एक दिशा में प्राकृतिक रूप से प्रवाहित होने वाली धारा को हम क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। और नदियाँ जो क्या होती हैं? किसी भी कृषि प्रधान देश की जीवन रेखा कहलाती हैं, है ना। और जो नदियाँ होती हैं विशेष रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक महत्व भी अपने आप में रखती हैं। अब यदि देखिए, यहाँ हमने बताया है कि सहायक नदी किसे कहते हैं, मुख्य नदी किसे कहते हैं, है ना। देखिए, किसी बड़ी नदी, है ना, कि कोई बड़ी नदी है, उसमें मिलने वाली जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। और जो बड़ी नदी है इसको हम क्या कहते हैं? मुख्य नदी कहते हैं। ये वाली जो आपको दिख रही है नदी, इसको हम मुख्य नदी कहते हैं। और जो छोटी छोटी नदियाँ इसमें मिल रही हैं उसे हम कहते हैं सहायक नदी के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और इस पूरे तंत्र को हम कहते हैं अपवाह तंत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि किसी भी क्षेत्र में नदियों का प्रवाह, अपवाह तंत्र वहाँ की धरातली संरचना, चट्टानों के प्रकार और जल की उपलब्धता आदि के कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी भी क्षेत्र की नदियों का प्रवाह, अपवाह तंत्र किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तो वहाँ के धरातलीय संरचना पे, चट्टानों के प्रकार पे और जल की उपलब्धता आदि कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, अब देखिए विसर्पाकार नदियाँ रूप कैसे लेती हैं। जो ऐसी इस प्रकार की जो नदियाँ चलती हैं उन्हें हम विसर्पाकार नदियों का रूप कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की नदियों का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे। उत्तर प्रदेश की नदियों का हम चलिए वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नदियों का वर्गीकरण किन किन रूपों में करेंगे? सबसे पहले हम भारत की नदियों का वर्गीकरण करते हैं ना। भारत की नदियों का वर्गीकरण किन किन रूपों में करेंगे? तो देखिए, पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, है ना। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हम भारत की नदियों को दो भागों में बांटेंगे, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ। यही हम अगर उत्तर प्रदेश की नदियों का वर्गीकरण करें तो इन नदियों का विभाजन हम कितने प्रकार से करेंगे? 3 भागों में इनका हम विभाजन करेंगे। ठीक है, इन नदियों का विभाजन हम करेंगे 3 प्रकार से। किस किस प्रकार से? पहले तो होगा हमारा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, है ना। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, फिर आगे है मध्यवर्ती मैदान से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, मध्यवर्ती मैदान से निकलने वाली नदियाँ, फिर आगे हम बात करेंगे दक्षिण के पठारी भाग से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है, देखिए किस तरीके से हम वर्गीकरण करेंगे। उत्तर प्रदेश की नदियों का वर्गीकरण हम 3 भागों में करेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, फिर मध्यवर्ती मैदान से निकलने वाली नदियाँ, और अगला पॉइंट होगा दक्षिण के पठारी भाग से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, मध्यवर्ती मैदान से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, और दक्षिण की पठार से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन से हैं। पहली तो है गंगा नदी हो गई, है ना, यमुना नदी है, रामगंगा नदी, शारदा नदी, हिंडन नदी, और भी ढेर सारी नदियाँ जो हैं हिमालय से निकलती हैं। मुख्य रूप से हम याद रखते हैं गंगा नदी को, यमुना नदी को, रामगंगा नदी को, शारदा नदी को और हिंडन नदी को। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि मध्यवर्ती मैदान से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो वे है गोमती नदी, वरुणा नदी, ईशन नदी, पांडव नदी। ठीक है, ये सब जो नदियाँ हैं मध्यवर्ती मैदान से निकलने वाली नदियाँ हैं। ठीक है,
आगे देखिए, हम दक्षिण के पठारी भाग से निकलने वाली नदियों की हम बात करें तो वह है सोन नदी हो गई, बेतवा नदी हो गई, केन नदी हो गई, इत्यादि नदियाँ दक्षिण पठार से निकलती हैं। हम कुछ ही नदियों के बारे में आपको यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिखे हुए हैं कि कौन कौन हिमालय से निकलेंगी, कौन मध्यवर्ती गंगा के मैदान से निकलेंगी और कौन दक्षिण के पठारी भाग से निकलती हैं। ठीक है, तो ये रही कुछ नदियाँ। और वर्गीकरण हम कितने भागों में करेंगे? 3 भागों में, याद रखिएगा। और देखिए, भारत की नदियों को हम कैसे करते हैं? 2 वर्गों में बांटते हैं, एक हिमालय से निकलने वाली और एक प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ। और उत्तर प्रदेश को वर्गीकरण हम 3 भागों में करते हैं। ठीक है, इन पॉइंटों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन है ना। हिमालय से निकलने वाली हम नदियों के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, और उसके हम उत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो वे कहाँ से निकलती हैं? ग्लेशियर से निकलती हैं। ठीक है, कहाँ से निकलती हैं? ग्लेशियर से। और ये वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है ना। वर्ष भर पानी की प्रवाह होता है इसमें। जो ग्लेशियर से निकलती है इसमें वर्ष भर पानी का प्रवाह होता है ना। इसे हम सदानीर या 12 नदियाँ कहते हैं। जो ग्लेशियर से निकलती हैं उसे हम सदानीर या 12 नदियाँ कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें हमेशा नदी में जल भरा रहता है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियों की लंबाई अधिक होती है। जितनी भी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं उनकी लंबाई क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो ये थी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। इनका उद्गम ग्लेशियर से होता है। इसमें वर्ष भर पानी रहता है ना, क्योंकि वर्ष भर पानी का प्रवाह इसमें होता रहता है, इसलिए इसे हम सदानीर या 12 नदियाँ कहते हैं। और जितनी भी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं उनकी जो लंबाई होती है अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे अगला पॉइंट की बात करते हैं। गंगा नदी को देखते हैं। गंगा नदी की हम बात करते हैं। यह भारत के किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। कौन कौन राज्य से? उत्तराखंड से होकर प्रवाहित होती है गंगा नदी, उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है, बिहार से होकर प्रवाहित होती है, झारखंड से होकर प्रवाहित होती है और पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होती है। तो जो गंगा नदी है भारत के 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से 5 राज्यों से होकर जो है हमारी गंगा नदी निकलती है। अब आइए देखिए, हम इस फिगर मैंने ड्रॉ किया अच्छे से, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारी जो आपको इस नीले कलर की एक रेखा जो दिख रही है, ये कौन सी नदी है? यह है अलकनंदा नदी है। ठीक है, और आपको जो ये व्हाइट कलर की रेखा दिख रही है, यह है गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है भागीरथी नदी, है ना। ये है भागीरथी नदी। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको देखते हैं कि अलकनंदा में आके यह नदी मिल रही है। देखिए, अलकनंदा में आके धौला गंगा मिलती है। ठीक है, धौली गंगा मिलती है। जहाँ पे अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को हम जानते हैं विष्णु प्रयाग के नाम से। ठीक है, आप देखिए, अलकनंदा से जहाँ पे नंदाकिनी नदी आके मिलती है उस स्थान को हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। और जहाँ पे अलकनंदा नदी से पिंडारी नदी आके मिलती है उस स्थान को हम कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। और जहाँ पे हम मंदाकिनी नदी आके अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को हम रुद्रप्रयाग नाम से जानते हैं। और जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी आके मिलती है उस स्थान को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और यहीं इस जो अलकनंदा और भागीरथी मिलती है उसी को हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी आके मिलती है उसको हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं और वहीं गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आगे हम बात करते हैं। यहाँ भागीरथी नदी से एक भिलंगना नदी भी मिलती है जो आके यहाँ पे भिलंगना नदी जो है वो आके भागीरथी में मिल जाती है। और ये दोनों मिलके आके यहाँ पे अलकनंदा से मिलके गंगा नदी का निर्माण करती हैं। आइए अब हम पंचप्रयाग के बारे में जानते हैं कि पंचप्रयाग क्या है। ठीक है, पंचप्रयाग को देखते हैं। ये देखिए, है पंचप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा मिलके किस नदी का निर्माण करती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो देवप्रयाग बनता है। धौलागंगा और अलकनंदा मिलती हैं तो वहाँ पे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं तो नंद प्रयाग बनता है। पिंडारी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है तो कर्ण प्रयाग। और मंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिलती हैं तो रुद्र प्रयाग के नाम से वहाँ पे जाना जाता है। तो ये था, आप देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, आसानी से आपको दिखेगा फिगर। आप देख रहे हैं अलकनंदा नदी से जहाँ पे धौलागिरा के मिल रही है उसको हम किस नाम से जान रहे हैं? विष्णु प्रयाग से,
है ना, विष्णु प्रयाग के नाम से, और जहाँ पे अलकनंदा से नंदाकिनी मिल रही है उसे हम नंद प्रयाग के नाम से, और जहाँ पे अलकनंदा से पिंडारी नदी मिल रही है उसे कर्ण प्रयाग, और जहाँ से मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है उस स्थान को हम रुद्रप्रयाग से नाम से जानते हैं, और जहाँ से भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती हैं वहाँ हम उसको कहते हैं देवप्रयाग से नाम से जानते हैं। तो यहाँ से गंगा नदी किन किन नदियों से मिलकर बनती है, तो भागीरथी और अलकनंदा से जब मिलती है तो उसे देवप्रयाग, और वहाँ से जो धारा प्रवाहित होती है उसको हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। आगे चलकर ये नदियाँ ऋषिकेश हरिद्वार के मैदान तक फैल गई हैं, ठीक है। और इसी नदी पे टिहरी बांध भी है, किस पे, भागीरथी और गंगा नदी जहाँ मिलती है वहीं टिहरी बांध का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी नदी की तरफ। अब देखिए दूसरी हमारी नदी कौन सी है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए उद्गम इसका क्या है, इसके अन्य नाम कौन कौन से, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या है, उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी हम बात करते हैं। देखिए इसका उद्गम स्थान है ना, अन्य नाम किन किन नामों से जाना जाता है, तो भागीरथी, पद्मा, देव नदी, जाह्नवी, प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी आदि इन नामों से जाना जाता है। किन किन नामों से, भागीरथी, पद्मा, देव नदी, जाह्नवी, प्राण नदी, मुक्तदायिनी आदि इन नदियों से नाम से जानते हैं। और इसकी लंबाई की हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, है ना, 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो भारत में कुल लंबाई इसकी है 2510 किलोमीटर, और बांग्लादेश में 15 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। देखिए गंगा नदी का अन्य नाम कौन कौन सा है, भागीरथी, पद्मा, देव नदी, जाह्नवी, प्राणदायिनी और मुक्तदायिनी आदि इन नामों से जानते हैं। और इसकी जो कुल लंबाई है वह कितनी है, 2525 किलोमीटर, जो भारत में इसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर, और बांग्लादेश में इसकी लंबाई है 15 किलोमीटर, ठीक है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवाहित होती है ना। गंगा नदी जो है कहाँ से प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, और यह यूपी के सबसे पूर्वी जिले बलिया से प्रवाहित होकर बिहार में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो गंगा नदी का कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, जो भारत में 2510 किलोमीटर, बांग्लादेश में 15 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, और कहाँ से निकलती है, तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला बलिया से होते हुए यह बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो ये थी हमारी गंगा नदी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली नदी के बारे में देखते हैं, ठीक है। अगली नदी हमारी कौन सी है, तो अगली नदी हमारी सरयू नदी है, ठीक है। अगली कौन सी नदी है, सरयू नदी। सरयू नदी के बारे में बात करते हैं। देखिए यह लखीमपुर खीरी से बहराइच की सीमा का निर्धारण करती है। यह क्या करती है, लखीमपुर खीरी से बहराइच की सीमा का निर्धारण करती है। इसकी जो टोटल लंबाई है वह है 1080 किलोमीटर, ठीक है। सरयू नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 1080 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए यूपी के देवरिया जिले से बहराइच नामक, क्या यूपी के देवरिया जिले के बहराइच नामक स्थान पर इसमें राप्ती नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी आकर मिलती है, राप्ती नदी मिलती है। इसकी कुल सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, राप्ती नदी, छोटी गंगा और चौकिया नदी है ना। सरयू नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, राप्ती नदी, छोटी गंगा और चौकिया है, ठीक है। चलिए कहाँ से आके ये सब मिलती हैं, यूपी के देवरिया जिले से बरहज जिल नामक स्थान पर यह आके राप्ती नदी इससे मिल जाती है। तो ये था सरयू नदी लखीमपुर खीरी एवं बहराइच की सीमा का निर्धारण करती है। सरयू नदी की जो टोटल लंबाई है वह 1080 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए सहायक नदियों के बारे में हमने बताया था ना कि सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, किसी बड़ी नदी में आके जो छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं उन नदियों को हम उस बड़ी नदी के सहायक नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले नदी की तरफ। अगली नदी कौन सी है उसके बारे में देखते हैं। चलिए अगली हमारी नदी है गंडक नदी। अगली कौन सी नदी है, गंडक नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है अगली, गंडक नदी के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम स्थान, इसके ओरिजिन कहाँ से है, तो यह तिब्बत एवं नेपाल की सीमा से निकलती है धौलागिरा पर्वत से, है ना। तिब्बत और नेपाल की सीमा धौलागिरा पर्वत से इसका उद्गम स्थल होता है। यह नदी काली गंडक एवं त्रिशूल गंगा नदी से मिलकर बनती है। यह नदी किन किन से मिलकर बनती है, यह नदी काली गंडक,
और त्रिशूल गंगा नदी से मिलकर बनती है गंडक नदी। ठीक है, नेपाल में इस नदी को शालिग्रामी नदी कहा जाता है ना। नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो शालिग्रामी नदी से के नाम से जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश में महाराजगंज और कुशीनगर की सीमा का निर्धारण करती है। यह क्या करती है, गंडक नदी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज और कुशीनगर की सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी बिहार में सोनपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो गंगा नदी की सहायक नदी है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का जो एक सोनपुर जिला है, जो सबसे अधिक राज्यों के साथ 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये जो एक गंडक नदी है बिहार में सोनपुर से निकट गंगा नदी में जाकर क्या करती है, मिल जाती है। चलिए, तो ये थी गंडक नदी। कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, धौलागिरा पर्वत से ओरिजिन होता है। और यह किन किन नदियों के मिलने से बनती है, तो काली गंडक और त्रिशूल गंगा नदी से मिलकर बनती है। और इसको नेपाल में हम किस नाम से जानते हैं, तो शालिग्राम नाम से जानते हैं। और यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर की सीमा का भी निर्धारण करती है। महाराजगंज और कुशीनगर की सीमा का निर्धारण करती है। और यह बिहार यह नदी जो है बिहार में सोनपुर के निकट गंगा नदी से प्रवेश करती है। सोनपुर के निकट गंगा नदी में प्रवेश करती है। सॉरी, हमने सोनभद्र की बात की थी। जो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का जिला है वह 4 राज्यों से अधिकतर 4 राज्यों के साथ सीमा निर्धारित करती है सोनभद्र। ठीक है, और ये बिहार राज्य का सोनपुर है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, सोनपुर में जाके गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, बिहार के सोनपुर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 425। गंडक नदी की जो कुल लंबाई है वह है 425 किलोमीटर है। अब देखिए, हम गंडक परियोजना की बात करते हैं। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना, है ना। यह उत्तर एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन सी इसकी गंडक जो परियोजना है भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, और यह उत्तर एवं बिहार की संयुक्त परियोजना भी है। ठीक है, इसकी कुल गंडक नदी की कुल लंबाई जो है वह 425 किलोमीटर की है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, काली नदी क्या है। ठीक है, काली नदी या महाकाली नदी। ठीक है, इसका उद्गम क्या है, हम शारदा नदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, शारदा नदी काली नदी चाहे या महाकाली नदी, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, ओरिजिन क्या है, तो यह उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ के समीप काला पानी नामक स्थान से निकलती है। इसलिए इसे हम काली नदी या महाकाली नदी भी कहते हैं, है ना। ये देखिए, गौरा मिलान ग्लेशियर गौरा नदी। ठीक है, आगे इसमें आके काली नदी मिल रही है। ठीक है, शारदा नदी, आगे चल के इसका नाम हो जाता है शारदा नदी। आगे है टनकपुर, उत्तराखंड के बाद इस नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। टनकपुर उत्तराखंड के बाद इस नदी को हम किस नाम से जानते हैं, गौरा नदी यहाँ से आ रही है, इसमें काली नदी मिल रही है। और इसके बाद उत्तराखंड के बाद इस नदी को हम शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए, यह नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। शारदा नदी भारत और नेपाल के मध्य, बस जो शारदा नदी है वह भारत और नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। कौन नदी, शारदा नदी। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा कि भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो वह करती है शारदा नदी, है ना। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है। शारदा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, तो पीलीभीत नदी के पीलीभीत जो जिला है वहाँ से यह प्रवेश करती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो शारदा नदी की सहायक नदी है धौलीगंगा, पुट्टी, लटिया, रामगढ़ और चौकिया नदी शारदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और शारदा नदी की लंबाई की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो यह 350 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, और देखिए जो पंचेश्वर बांध है, पंचेश्वर जो बांध है वह शारदा नदी पर है। ठीक है, यह भारत और नेपाल की सीमा पर है ना। पंचेश्वर बांध कहाँ पे है, तो यह शारदा नदी पे इसका निर्माण हुआ है और यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 350 किलोमीटर शारदा नदी की लंबाई है और यह भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण भी करती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में किस जिले से होकर प्रवेश करती है, तो पीलीभीत जिले से होकर प्रवेश करती है। चलिए आगे और अगली नदी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अगली नदी कौन सी है, तो अगली नदी है हमारी राप्ती नदी। ठीक है,
अगली नदी कौन है? राप्ती नदी है। इसका उद्गम कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है धौलागिरा के समीप रुकुमकोट नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। और इसकी जो टोटल लंबाई है वह है 640 किलोमीटर की। 640 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी है? रोहिणी नदी है और बूढ़ी गंडक नदी है। अब देखिए, इस नदी को हम गोरखपुर का सुख भी कहते हैं। राप्ती नदी को, राप्ती नदी को हम गोरखपुर का सुख भी कहते हैं, ठीक है। राप्ती नदी को क्या कहते हैं? गोरखपुर का सुख भी कहा जाता है। तो ये थी हमारी कुछ उत्तर प्रदेश की नदियाँ जिनके बारे में आज हमने जाना। आगे हम अगली वीडियो में जो बची हुई नदियाँ हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।